Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। RBI keeps the key policy rates unchanged in its bi-monthly monetary policy review. Sensex falls 132 points to close at 52,100. Nifty slips 20 points to finish at 15,670. And Brent crude prices extend gains above $71 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 132 अंक की गिरावट से 52,100 और निफ्टी 20 अंक की गिरावट से 15,670 के स्तर पर बंद हुआ और कच्चे तेल के वायदा भाव बढ़त से $71 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर दर्ज हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज घोषित मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेपो रेट 4% की दर पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% की दर पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों की घोषणा करते हुए बताया कि वर्तमान दरों को यथावत बनाए रखने के पीछे का उद्देश्य विकास दर को बढ़ावा देना है। लगातार छठवीं बार रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक दरों को 4.25% की दर पर बरकरार रखा गया है। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन क्षेत्र, टूर ऑपरेटर और हवाई सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों पर फोकस करके इन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सके। पुनीत, शायद बाजार की और अर्थव्यवस्था की और उद्योग जगत की कमोबेश ऐसी ही उम्मीदें थी कि रिजर्व बैंक फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव करने से बचेगा, क्योंकि जो माहौल है और जिस तरह की चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, साथ ही उद्यमियों के सामने हैं, उसको देखते हुए ये स्वाभाविक फैसला था। पुनीत, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ पुनीत, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ने आज घोषित मौद्रिक नीतियों में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, किसी भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, शायद उद्योग जगत और उद्यमियों और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की उम्मीदें कमोबेश ऐसी ही थी, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों में इस मामले को छेड़ा जाना शायद उचित न होता। आपने सही कहा अमित, और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट और ज्यादातर जो ऑब्जर्वर्स एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना यह था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ब्याज दरों में तब्दीली नहीं करेगा, क्योंकि उससे असर पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और एक बात साफ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस वक्त जो मुख्य लक्ष्य है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। हालांकि इन्फ्लेशन भी उनका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको कंट्रोल करना, और फॉर्चुनेटली जो अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा आया था अभी हाल में, वो 4.25 यानी उनके कंफर्ट जोन में था। तो इसलिए और आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी रीओपन होगी और सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होंगी, तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो इसके चलते रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया। डेफिनेटली वो इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं कर सकते यहां से, तो उन्होंने लिक्विडिटी जो मेजर्स हैं, यानी जो ऋण देने का जो प्रक्रिया है या ऋण देने का जो प्रावधान है वो बढ़ाया है, जिससे कि एक तो कुछ जो क्षेत्र पर्टिकुलरली खास स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, जैसे टूरिज्म, होटल्स, इनको उन्होंने स्पेशल लिक्विडिटी विंडो क्रिएट करी है। और साथ में ही मुझे लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो उन्होंने आज एक जीसैप का सेकेंड क्वार्टर का 1.2 लाख करोड़ की बाइंग का उन्होंने बताया, तो वो भी एक लिक्विडिटी को ऐड करेगा। तो आरबीआई इस वक्त ऋण को आसान शर्तों पर मुहैया करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ज्यादा देन इंटरेस्ट रेट्स। पुनीत, कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कतें आती थी कि रिजर्व बैंक जिस तरह से ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता था, कहीं ना कहीं जो लैंडिंग रेट्स थे और जो सीमाएं थी ऋणों की, उसको आसान बनाता था, लेकिन शायद वो जरूरतमंदों तक उतनी आसान नहीं पहुंच पाती थी। मतलब इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मेरा सवाल था कि क्या उस पर भी रिजर्व बैंक फोकस कर रहा है या उसको भी करने की जरूरत है? देखिए, ये इसको ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स कहते हैं। जब रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कट करता है तो उसका फौरी फायदा जो बोरोअर्स हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो थोड़ा समय लेते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करने में। साथ में ही बैंक्स अपनी प्रोविजनिंग या अपनी बैलेंस शीट की तरफ नजर करते हैं और उसके बाद वो उन इंटरेस्ट रेट्स को पास ऑन करते हैं टू द कंज्यूमर्स। जो पीछे करीब 1% 100 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा का कट किया रिजर्व बैंक ने, वो पूरी तरह से भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है फॉर बोरोअर्स।
तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रांसमिशन का एक मुद्दा है। आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया था कि अभी ट्रांसमिशन में वो और बेहतरी चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्ट रेट्स काफी कम आ गए हैं और हम बहुत ज्यादा यहाँ से उम्मीद करें कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी तो शायद वो प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। मुझे लगता है लिक्विडिटी यानी आसान ऋण एक बड़ा वो मौका है। दूसरा जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हैं फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, 50 करोड़ रुपए तक के जो लोन्स के लिए खास एक प्रोविजन रिजर्व बैंक ने करा है, मुझे लगता है वो ज्यादा कारगर होंगे, ज्यादा जरूरी है उद्योग जगत के लिए, रादर देन कटिंग इंटरेस्ट रेट्स और ट्रांसमिटिंग इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 basis points or 50 basis points. Puneet, you spoke about the difficulty of transmission of the lower interest rates to the business and consumer. How is that being tackled specifically? Because when we talk about credit growth, we're talking about the quantum of credit available to consumers and businesses. So how do you see this move, this accommodative stance by keeping the repo rate and the reverse repo rate unchanged, actually going to increase the quantum of credit available to both consumers and businesses? So, like I said, so they are not targeting interest rates any longer. They are trying to increase credit availability to targeted sectors. So there are 2-3 programs that they've got. One is, of course, the overarching program, which is the GSAPs, Government Securities Acquisition Program, and they have this is like the quantitative easing we have in the Western economies, and they have bought securities worth 1 lakh crore in first quarter. They will buy another 1.2 lakh crore in the second quarter, which will increase money supply to the banks. So what basically GSAP is that Reserve Bank of India will buy these securities from the market. When they buy these bonds from the market, that much money goes into the market and is available to either the banks or to other people who hold those bonds. So clearly they are increasing liquidity to the economy in general. On top of it, they have said that the TLTRO program, that is also extended, that is also being, more sectors are being included in it. And on top of it, stress sectors like hotels and other tourism-related and contact-intensive sectors that they're called, those sectors are also being given an extra incentive. So banks have been told that if you give up to 15,000 crore loans to these sectors, they will get above the reverse repo, they will get another 40 basis point interest rates from RBI. So clearly, RBI is trying to encourage banks. See, ultimately, RBI does not lend to companies. It is the banks which have to lend, and RBI has to facilitate or has to incentivize the banks to lend to these companies. So I think that is what they're doing. Usually it takes 3 to 6 months for this transmission to happen. So I'm hoping that this will be effective. Puneet, once again I come back to that point only. If GSAP, the government is buying bonds from the market, they are once again increasing the liquidity of the banks, and the banks will still have to transmit the money in the form of loans to the consumer and businesses. So if they're not transmitting, and despite, I'm afraid we have lost our expert there briefly, just speaking to my co-anchor right now, the question is still whether the incentives are strong enough for the banks to actually transmit the benefit of credit growth to consumers and businesses. Is 40 basis points on the reverse repo a sufficient incentive or not, Amit? मेरे ख्याल से आपका सवाल बिल्कुल है। ये चिंताएं बहुत जगह हैं, क्योंकि जब तक रिजर्व बैंक ने उसके प्रावधान किए लेकिन वो असली जगह तक अगर उसको नहीं पहुंच पाता है तो इन सारे प्रावधानों का कोई मतलब नहीं रहता। और इस समय, क्योंकि कठिन दौर इस समय है, अगर रिजर्व बैंक से ये सारे प्रोत्साहन बैंक तक या कंपनियों तक पहुंचने में अगले 2 महीनों का समय लग जाएगा, तो 2 महीनों के बाद वैश्विक स्थिति और व्यापारिक स्थिति बहुत ज्यादा बदल जाती है और उस समय इन सब चीजों का शायद उतने मायने नहीं होते जितने आज हैं। Puneet, just coming back to that same point, is a 40 basis point hike in the reverse repo a sufficient incentive for banks to transmit the benefit of loans to consumers and businesses? Is that sufficient or not? That's the key question. And within 2 months, is that the time period? Is that a frame of time that would help recover the economy? So, 40 basis points is a significant incentive to banks. See, right now they get 3.35% on the balances kept with RBI. If they are giving lending to these sectors, then they will get 3.75%. In banking parlance, it's a substantial benefit. So yes, it is an incentive. Banks will be motivated to lend, but of course they will take into account the risks and other factors.
However, my assumption is that it will promote lending to tourism and related sectors, definitely. Apart from targeted sector, do you feel that, looking at this as an unsystematic risk, you have liquidity risk, you have business risk, you have financial risk. This also helps boost the stock market. If you can keep the inflation rate low, you can keep the interest rates low, and the rupee relatively strong against the major currencies. It also encourages the FII, FPI participation in the securities market, especially the equity market. Arjun, basically stock markets are forward-looking instruments of the market. Basically, they don't look at what is happening in the economy today. Markets typically look at what is likely to happen in the economy 6 months from now or 1 year from now. And if we look at because a lot of people talk about this disconnect between the real economy and the stock markets without realizing that markets are only trying to tell us what they expect to happen 6 months or 1 year from now. Right now, the vote in the market is that economy will be doing very fine in 6 months, 1 year, or maybe going forward. And that is why I think RBI effects or what are policy measures they take, like you mentioned, the liquidity measures, etc., they affect the market only in the longer term. I don't think they have an immediate impact on the markets. They do move the markets a little bit on sentiment. But mostly RBI measures are more long-term measures for the market rather than immediate movement. पुनीत, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए 2-3 जो मुद्दे उठाए जाते हैं, रिजर्व बैंक ने अपना शायद काम कर दिया क्योंकि उसके ब्याज दरों पे सीधा सीधा उसका नियंत्रण रहता है। वहां से सीधी फौरी तौर पर राहत उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और आर्थिक जगत को दिया जा सकता है। लेकिन क्या ये माना जाए, क्योंकि जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो सरकारी खर्च या सरकारी जो निवेश होता है वो बहुत बड़ा योगदान देता है किसी भी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने पर या उसमें तेजी लाने के लिए। इस समय सरकार खास तौर पर ढांचागत क्षेत्र में कितना बड़ा निवेश करने की सोच रही है, एक। दूसरा, उसके खजाने में क्या वाकई इतना बड़ा चंक है जो इस तरह की चीजों के ऊपर डाल सके। तीसरी, एक जो उद्योग जगत की आमतौर पे जो भाषा या बात होती है कि उसका कहना ही होता है कि ऐसे समय में सरकार को चाहे नोट छापकर ही अर्थव्यवस्था में डालने पड़े, उसको डालने चाहिए। इन सारी परिप्रेक्ष्य में आपकी जो राय है वो मैं जानना चाहूंगा। तो आपने 3 अमित पॉइंट्स रेज किए। पहला इशू ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है गवर्नमेंट की, उन्होंने वो लेवल मेंटेन किया है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने वो इंक्रीज नहीं किया है। लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया था कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके प्रोजेक्ट्स वो चलते रहेंगे और उसके अंदर सरकार निवेश करती रहेगी। सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बैलेंसिंग बड़ा डिफिकल्ट एक्ट है कि रेवेन्यूज में भी थोड़ा गिरावट है और साथ में आपको खर्चा भी बरकरार रखना है क्योंकि इकोनॉमी को गति देना चाहते हैं आप। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। यदि आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और बोरो करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बोझ ज्यादा पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ये एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ता है खर्चे और रेवेन्यू के बीच में, और जिससे कि इकोनॉमी भी चलती रहे लेकिन उसका बोझ किसी पर न पड़े। दूसरा, आपने जो सवाल रेज किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर कितना सरकार के पास पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सके। देखिए, सरकार ने अपना बोरोइंग प्रोग्राम बढ़ाया पिछले साल, जिससे कि वो ज्यादा करीब 4 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बोरो कर रहे हैं इस साल, जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर सके। मुझे लगता है कि बहुत हेडरूम नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो बहुत बोरो कर सके, बहुत ज्यादा बोरो कर सके और यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सके। तो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज खासतौर से एक बात कही है कि जो पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर काफी टैक्सेस लगाए हुए हैं गवर्नमेंट्स ने, लोकल गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको उन्हें देखना चाहिए दोबारा से। उसमें थोड़ी कटौती की उम्मीद वो कर रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम आए और थोड़ा हेडरूम आरबीआई को मिलेगा। तो ये देखिए सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और कई बार आप एक चीज में एक कदम उठाते हैं, आप टैक्सेस बढ़ाते हैं खर्चा करने के लिए तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिक्सॉ पजल है इकोनॉमी, और मुझे लगता है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट इन दिस जॉब।
Puneet, one last question. The disruption that the pandemic has caused to this targeted sector that the government, the central bank is trying to aid and support, do you feel that it will be successful in the time frame? And how important is this to the economy right now, this particular aid? Or do you feel a direct benefit transfer would be a better option? See, Arjun, there are many things that have to be done. So government is undertaking a DBT in terms of Kisan Samman Yojana, वहाँ पर वो थोड़ा transfer करते हैं. Then in terms of providing cereals and pulses and food grains to the poor section of society. Then restructuring for MSMEs. So there are many layers of people in the economy, and each layer has to be supported separately with a view to overall employment targets and the ability of the economy to stand on its own feet. Because government cannot go on spending money and supporting the economy without looking at the long-term prospects. So I think this challenge is there. It's not easy task. It's very difficult. But again, like I said earlier, I'm hoping for the best. And the markets are telling us that, look, they seem to have faith in what the government is doing, and they seem to think that economy going forward will be in fine fettle. नजर डालते हैं शेयर बाजार पे। वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी से घरेलू शेयर बाजारों में भी गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.3% की गिरावट से 132 अंक लुढ़ककर 52,100 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% से नुकसान से 20 अंक गिरकर 15,670 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। Sensex and Nifty today ended marginally down amid negative cues from the global equity market. Sensex at the Bombay Stock Exchange slipped 132 points or 0.25% to finish at 52,100. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 20 points or 0.13% to close at 15,670. The broader market at the BSE, on the other hand, logged gains, performing better than the Sensex. Mid-cap index rose 0.63% and the small-cap index climbed 0.78%. In the Sensex pack, shares of 14 companies climbed while 16 logged losses. Bajaj Financial Services was the top gainer as it surged 2.5%, followed by ONGC which surged 2.2%. Larsen and Toubro climbed 1.8%. Bajaj Finance gained 1.6% and HDFC ended 1.4% up. In the list of companies which fell, Nestle India tumbled 2% and SBI lost 1.4%. HDFC Bank declined 1.3% while ICICI Bank and Axis Bank both fell 1.1%. In sectoral indices, shares of 13 out of 19 sectors climbed. The industrial sector stocks gained the most as it added 1.3%. Oil and gas surged 1.2% and capital goods climbed 1.1%. In the sectors which fell, BankX lost the most with 1% loss. Consumer durables declined 0.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,878 companies gained while 1,294 fell. Shares of 151 companies remain unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 9 पैसे की कमजोरी से 73 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर सूचकांक में भी मामूली सुधार दर्ज हुआ। पुनीत, अगर पूरे शेयर बाजार को के नजरिए से देखें तो ये तो है कि जो ऊपरी आंकड़े हैं, चाहे सेंसेक्स के हों चाहे निफ्टी के हों, वो थोड़ी से दबाव में नजर आते हैं। लेकिन अगर हम मिड कैप को और स्मॉल कैप को देखें तो वहां पे काफी मजबूती नजर आती है। और एक बात और कि मोटे तौर पर अगर हम शेयर बाजार की दिशा को देखें तो ज्यादातर कंपनियों में आज मजबूती के दायरे में रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। 2-3 पॉइंट्स नोटेबल हैं मार्केट्स को लेकर इस समय जो हेडलाइन इंडेक्सेस है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये उसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं कर रही। और जो विस्तारित बाजार है, जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, यहाँ पर हम बहुत बड़ी बढ़त देख रहे हैं। तो आज हालांकि आप देखेंगे कि आज हेडलाइन इंडेक्सेस गिरे हैं, लेकिन कई शेयरों में आज काफी ज्यादा बढ़त रही है और ज्यादातर मैं कहूंगा मिड कैप्स में काफी गेन्स रहे। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल्स की बात करी आपने या आप मेटल्स की बात करते हैं, या जो इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहां पर हम बेहतर प्रदर्शन देख रहे हैं। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स थे, जैसे एफएमसीजी था वहां, या फाइनेंशियल्स थे, वहां पर हमने देखा है कि वहां पर थोड़ा सा पुल बैक है या वहां पर जो एक्टिविटी है वो कम है। तो यानी जो निवेशक है वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छी चीज है। तीसरी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी एक ट्रेंड है मार्केट में, आई डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में उसका रहेगा,
कि इस वक्त रिटेल पार्टिसिपेशन जो है, जो निवेशक है, आम निवेशक है, वो बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये ट्रेंड सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज, यदि हम वियतनाम की बात करें या हम दूसरी एशियन इकोनॉमीज की बात करें, ताइवान की बात करें, वहां हम सभी देशों में देखा गया है कि इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं है, और ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, इसकी वजह से भी हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी तेजी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काफी एक अभी ट्रेंड है, और इसको प्रिडिक्ट करना कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली इट इज अ नोटेबल पॉइंट। Puneet, FIIs, FPIs, do you see them to continue as net sellers in the market and arbitrage the opportunity available in the F&O market? Will that trend continue? And how do you see next week warming up for the markets? So, first point is that FIIs, of course, are participating. They have been buying and selling. So, it's not that as if they are only selling or they are only buying. We've seen profit booking by them, and then we see fresh investments. So, I think they remain active participants, but they're no longer taking a one-side view of the market. Secondly, like you said, F&O is an integral part of this market. We are seeing an expansion of F&O list also. So, I think going forward, we will see F&O activity increase in this market, because that is a kind of a leveraged position in the stock markets. Usually we see that activity goes up and F&O positions also increase. So my own sense is that going forward, we will see more volatility in the markets. Although the volatility in index has fallen to one-year low, and that's about 15, 16 right now. It's not, which is pretty low, saying that people are not fearful about markets. But my personal view is that people should be cautious. Markets are heading for volatility, particularly in the mid-cap and small-cap segments, and investors should be careful, and they should invest with caution. पुनीत, बहुत संक्षेप में एक चीज पे आपका ध्यान जानना चाहूंगा। मेटल क्षेत्र में अप्रत्याशित तेजी है, चाहे हम कॉपर की बात करें, चाहे हम स्टील की बात करें। ये किस तरीके से दर्शाता है कि इनकी उम्मीदें कितनी होंगी? हम जिसे हमने पीछे मैंने अपने से सवाल पूछा था कि ढांचागत क्षेत्र में जब सरकार वो करेगी तो इन जो आवश्यक मेटल्स हैं इनकी तेजी कितना नुकसान या कितना प्रोत्साहन दे सकेगी? देखिए, मेटल्स क्षेत्र में दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी तेजी है। रिकॉर्ड प्राइसेस पर इस वक्त स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। कुछ हद तक ये सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, पीछे सप्लाई आने में प्रॉब्लम है, तो वहां से रेट्स बढ़े हैं। तब चाइना ने जो मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी खरीदारी करी है, उससे भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़े हैं। डेफिनेटली इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो बढ़ जाती है, तो उसका एक बहुत स्ट्रेस रहता है इकोनॉमी के ऊपर। मुझे लगता है कि आई एम होपिंग रादर कि दिस इन्फ्लेशन विल रिमेन इन चेक, मतलब आगे बहुत ज्यादा तेजी ना आए, क्योंकि सप्लाई जो है वो बेहतर हो सकती है आने वाले समय में, तब ये शायद कंट्रोल में रहे। यदि ये प्राइसेस और बढ़े यहाँ से, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। Puneet, very, very briefly on the stock market, do you feel that cash flow position of the company is something that the small investor should look at instead of just looking at price to earnings and the book ratio? Absolutely. In fact, free cash flow is something that investors must look at, because that tells us what is the real money that companies have earned. In fact, if you look at the profit and loss account, then it does not give you a true picture of how much profit the company has really earned. So investors, but they need to be a bit financially savvy to look at this statement. It is usually available with quarterly results. So after the profit and loss account, you see the cash flow statement. Investors should preferably look at cash flow statement to see how much cash the company has generated. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मंदी का दौर रहा। हालांकि चीन में मामूली मजबूती भी नजर आई। अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा प्रोत्साहन पैकेज को समय से पहले वापस लिए जाने और ऊंची मुद्रास्फीति से निवेशकों में चिंता का माहौल बना रहा। अप्रैल में अमेरिका में रोजगार के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों से डॉलर में अप्रैल के बाद सबसे बड़ा उछाल भी दर्ज हुआ। जापान का निक्केई और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में 0.4% की गिरावट रही। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% का नुकसान नजर आया। इस बीच यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में कोई बदलाव नजर नहीं आया। कारोबार के दौरान लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर कारोबार करते नजर आए।
Moving on to the U.S. market, Wall Street's main indices slipped yesterday. Upbeat data indicated a strong economic rebound was underway. Fanning fears of rising inflation, the U.S. 10-year Treasury yield also ticked up to 1.6%. The Dow Jones Industrial Average fell 0.1%, the S&P 500 declined 0.3%, and the Nasdaq Composite Index plunged 1%. Puneet, very briefly, how do you see the U.S. economy, apart from its intervention in the Treasury market, the Biden's tax proposal regarding payroll data, how do you see that restoring confidence and investor sentiment? So markets were very fearful that Biden's tax proposals will be very stringent and he will impose very heavy taxes on the corporate sector. Fortunately, the proposals are not that stringent. They are much better than what markets were fearful of. So my own think is the markets have kind of welcomed it, and that right now, of course, markets are very sanguine that things will do much better and economy will do much better. So I think markets are reacting to that hope that things will be much better and government will not be too harsh on the corporate sector in terms of imposing new taxes. So direct then benefit transfer to the citizens, which has actually given rise to inflation, would you encourage it or discourage it? I think it's a good thing in times of crisis because it gives direct cash, and like you said earlier, the transmission takes time and this is an instant liquidity injection. So it has benefited, but I think long-term market has to be functional. Moving on to the oil market. Oil today extended gains above $71 a barrel, trading close to a 2-year high. The crude prices climbed as OPEC Plus supply discipline and recovering demand countered concerns about the COVID-19 hit global economic recovery. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $71.40 per barrel, while WTI crude prices were around $69 per barrel, crossing $70 per barrel. Puneet, how concerned are you regarding the expenditure of our economy and the fiscal deficit? No, definitely it's a huge problem. Right now, of course, our imports of oil are down quite a bit. But when the economy reopens, yes, it will impose a lot of burden on our economy. Fortunately, we have a lot of forex reserves, but still I think it is a cost pressure on the whole economy. There seems to be pressure applied by the government by cutting purchases from Saudi Arabia. How do you see India hedging its position? So India, of course, again, oil is a very political economic commodity. So it's not merely economics. There's a lot of politics involved. And I think the government of India is trying to reshape its oil policy to diversify sources as well as reduce costs. नजर डालते हैं सराफा बाजार पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा भावों में सोने के दामों में 30 रुपए की गिरावट नजर आई। हालांकि वैश्विक बाजार में सोने में मामूली तेजी रही। सोना 48,630 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ, वहीं चांदी 230 रुपए की गिरावट से 70,580 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त से $1,873 प्रति आउंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी गिरावट से $27.50 प्रति आउंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, अगर संक्षेप में ये मैं जानना चाहूं कि सोना अपने ऐतिहासिक मजबूती से अब थोड़ा सा नरमाई के तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि डॉलर कहीं ना कहीं मजबूती बनाता हुआ नजर आ रहा है। सोने में किस तरह से चाल देखते हैं? देखिए, सोना अभी तो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे लगता है अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली सोने की चमक बढ़ेगी। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत गिरावट का यहाँ स्कोप नहीं है, और यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस कैन गो हायर। What's your take on the redemption of digital gold, especially in this pandemic where physical supplies cannot be bought? See, clearly this is a new method of buying and selling gold. Not easy to replace physical gold, but I think it's a new paradigm. It will take some time to develop. And silver, where do you see it heading? Very briefly. Silver right now is in an upturn actually, and there's a lot of demand. It has underperformed gold in the past many years. So I think silver is doing more catching up, and I expect silver to outperform gold in the short term. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। RBI keeps the key policy rates unchanged in its bi-monthly monetary policy review. Sensex falls 132 points to close at 52,100. Nifty slips 20 points to finish at 15,670. And Brent crude prices extend gains above $71 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.